तो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 6 में। देखते हैं अध्याय 6 में हमें दिया है मानव संसाधन, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय भी बनाया गया है। ठीक है, यह 1985 में बनाया गया है। इसका कार्य है, मंत्रालय का कार्य देखें तो लोगों को कौशल बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो यह कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई। ठीक है, तो 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई और इस योजना का विकास किया गया। ठीक है, अन्य संसाधनों की तरह अगर देखें तो मानव जो संसाधन है या जो मानव एक संसाधन है, क्योंकि हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि प्राकृतिक संसाधनों को अगर हमें मानव निर्मित संसाधन में रूपांतरित करना है तो मानव को खुद एक तकनीकी रूप से संसाधन बनना पड़ता है या ज्ञान कौशल के द्वारा एक मानव संसाधन का विकास करना पड़ता है। तो मानव भी एक संसाधन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जो कि इनका विश्व में अगर वितरण देखें तो हर जगहों पे समान नहीं है। भारत में अगर देखें तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, चीन में देखें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है। वहीं अगर हम कई विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जैसे कि हम स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड की बात करें तो इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से देखें तो मानव का जो वितरण है सभी जगहों पे समान नहीं है। अब जनसंख्या के वितरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं, ठीक है, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। और जो जनसंख्या है विश्व की, तो ऐसी ये जो जनसंख्या है 90% जो जनसंख्या है वह भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पे निवास करती है। हमने चर्चा की जैसे चीन हो गया, भारत हो गए, इसी प्रकार अमेरिका। ठीक है, तो ये विभिन्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। और ऐसे भी काफ़ी देश हैं जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो और ग्रीनलैंड। तो ये विभिन्न प्रकार के देश हैं, यहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो काफ़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो कम भूपृष्ठ पे उपलब्ध है। यहाँ पे दिया गया है कि 90% जो जनसंख्या है वो 30% भूभाग पे स्थित है। तो ये रही जनसंख्या। और अगर हम यहाँ पे विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त ये मान लें तो विषुवत वृत्त के उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा भूपृष्ठ उपस्थित है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, दक्षिण भाग में ज़्यादा समुद्री क्षेत्र है, भूपृष्ठ कम है, इसलिए जनसंख्या दक्षिण भाग में कम है। विश्व के जो 60% लोग हैं केवल 10 देशों में रहते हैं, जैसे हमने चर्चा की चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो विश्व के जो लोग हैं 60% जो लोग हैं वो केवल 10 देशों में निवास करते हैं, जो कि ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक है, और इन देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। भारत में अगर भारत की बात करें तो जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व का अगर औसत निकालें तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे विश्व की भूपृष्ठ पर उपस्थित अगर लोगों की जनसंख्या से विश्व का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 51 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीन और भारत और या दक्षिण मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया भी एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है। आगे देखें तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के में देखें तो भौगोलिक कारक, स्थलाकृति एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि अगर देखें उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों पे ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है, और मैदानी क्षेत्र में जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र अगर देखें भारत में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। जबकि पर्वतीय माला एंडीज पर्वत श्रेणी है, आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो ऐसे पर्वत जो है विरल बसे हुए हैं। जलवायु का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसमें अत्यधिक ठंड या गर्म, जैसे कि अगर सहारा मरुस्थल मान लीजिए, यहाँ पे सहारा मरुस्थल में ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार रूस का जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे भी रहना काफ़ी कठिन है। कनाडा के आर्कटिक क्षेत्रों में भी रहना काफ़ी कठिन है। तो ये क्षेत्र हैं यहाँ पे जलवायु के कारण से लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मृदा, अगर उपजाऊ मृदा है जहाँ पे कृषि कार्य अच्छे से होता है तो वहाँ पे भी ज़्यादा जनसंख्या संगठित हो जाती है। जैसे कि अगर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखें, ठीक है, चीन में होंग हो, ठीक है, और चांगनियांग का या मिस्र में नील नदी का उपजाऊ मैदान देखें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। जल एक मानव के जीवन में महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बिना अगर कहें कि जल ही जीवन है तो जल के बिना भी मानव निवास नहीं करता है। कई नदी घाटियों के करीब अगर देखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बसी मिलती है। खनिज,
आर्थिक कारणों में खनिज भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर जहाँ पे खनिज प्राप्त होता है, जैसे कि अगर अफ्रीका में बात करें, दक्षिण अफ्रीका में, तो हीरे और सोना के प्राप्त होने से यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे लोग आकर बसने लगे और लोगों को प्रेरित किया इस खनिज ने कि यहाँ पे बसने के लिए। ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के अंतर्गत देखें तो जो आर्थिक कारक है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें भारत में जो मुंबई वाला क्षेत्र है काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है, बसा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारण देखें तो धर्म के नाम पे अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे कि अगर अपने भारत में ही देखें तो वाराणसी है जो कि गंगा यमुना के संगम पे स्थित है, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। वैसे यरूशलेम यहाँ पे देख सकते हैं, यरूशलेम में भी ज़्यादा से ज़्यादा, वेटिकन सिटी, ये सारे जो क्षेत्र हैं सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पे भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। सामाजिक कारण में देखें तो जहाँ पे अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे भारत में अगर पूना ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। आगे देखें, आप जनसंख्या परिवर्तन की चर्चा करें तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य देखें तो एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन से। अगर मान लीजिए 1800 ईस्वी में यहाँ पे बात की गई है, 1800 ईस्वी जो है जनसंख्या 10 करोड़ है, और 1810 ईस्वी में जाके वो जनसंख्या 10 करोड़ से जाके 15 करोड़ हो जाती है। तो ये जो 5 करोड़ अतिरिक्त जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या में परिवर्तन कहलाता है। जनसंख्या जो है 1800 तक पहले तो धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है। उचित स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था इस समय, जो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में जन्म भी लेते थे और बड़ी संख्या में इनकी मृत्यु भी हो जाती थी, अर्थात यहाँ पे एक प्रकार का संतुलन बना हुआ था। 1804 में जो है विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई, 1804 ईस्वी में आके पूरी विश्व की जनसंख्या, परंतु 150 वर्षों के पश्चात ही 1859 में जो है जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ठीक है। और इसे ही जनसंख्या का विस्फोट कहा जाता है, क्योंकि इतनी मात्रा में जनसंख्या का बढ़ना एक प्रकार से जनसंख्या विस्फोट कहलाया। ठीक है। उसके बाद 1999 में, 1959 के बाद 1999 में 30 वर्ष की कम अवधि में भी जनसंख्या है 3 अरब से लेके 6 अरब दुगुनी हो गई। तो ये मुख्य कारण यहाँ पे अगर देखें तो खाद्य आपूर्ति का सुविधा हो गई। ठीक है। और औषधि जो है ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से मृत्यु दर कम हो गई। ठीक है। धीरे धीरे नए नए औषधियों का खोज भी शुरू हुआ। जन्म दर देखें, जन्म दर किसे कहा जाता है? जन्म दर होता है अगर 1000 व्यक्तियों पे जीवित जन्मों की संख्या, कोई 1000 व्यक्ति अगर जन्म लिए, वहाँ से जितने व्यक्ति जन्म लेने के बाद 6 माह की अवधि तक बचे रहेंगे तो वो जन्म दर कहलाता है। ठीक है। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक मृत्यु दर कहा जाता है। अगर जन्म दर भी समान है और मृत्यु दर भी समान है तो उस जो कहना चाहिए उस पर्टिकुलर स्थान की जनसंख्या न घटेगी न बढ़ेगी, तो ये एक प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है। उत्प्रवासी वे होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, किसी कारण से भी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में, जो चाहे किसी भी कारण से हो, जैसे यहाँ पे भारत में देख सकते हैं, भारत से अधिकतर पश्चिमी देशों में गति करते हैं लोग, तो ये उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे भारत में किसी दूसरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं तो ये आप्रवास कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में चर्चा करें तो जो केन्या में जनसंख्या है, यहाँ पे आप केन्या देख सकते हैं, 1 मिनट, ये रहा, यहाँ पे आप केन्या देख सकते हैं। ठीक है। ये अफ्रीका का एक देश है केन्या। तो केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन्म लेते हैं और मृत्यु उनकी कम होती है। उन देशों में जन्म और मृत्यु दर उच्च होती है, तो हाल ही में जो स्वास्थ्य सुधार हुए हैं उनमें मृत्यु दर में कमी आई है। जैसे केन्या अगर क्षेत्र में बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर काफ़ी पहले उच्च थी, परंतु जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसमें सुधार आने के कारण जन्म दर तो उतनी ही बनी रही, परंतु मृत्यु दर कम हो गई, जिससे वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ गई। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में देखें, जो कि ये रहा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके भी कहा जाता है, तो यहाँ पे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है, काफ़ी विकसित अर्थव्यवस्था है, काफ़ी विकसित देश है, इसलिए इसकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो काफ़ी मंद है। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या संगठन की बात करें तो किसी देश की जो जनसंख्या है कितनी ही अधिक हो पर उस देश के आर्थिक विकास पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसका अगर देखें उदाहरण, तो जिस प्रकार
पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश काफ़ी सघन बसा हुआ है। उसी प्रकार जापान भी काफ़ी सघन बसा हुआ है। जनसंख्या लगभग समान है, परंतु अगर देखें जापान काफ़ी विकसित अर्थव्यवस्था है, जबकि जो बांग्लादेश है वह जापान की तुलना में कम विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो जनसंख्या है उसके अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात जितनी जनसंख्या होगी तो वो दर्शाएगा कि इस देश की संगठन या इस देश की जनसंख्या क्या है। ठीक है। हमारी समझने में मदद करती है कि कितने पुरुष और कितने स्त्री हैं। जो जनसंख्या का संगठन है वो स्त्री और पुरुषों की संख्या के बारे में भी दर्शाता है, और इसके अलावा वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और उनका स्वास्थ्य कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें जनसंख्या के संगठन से ही प्राप्त होती है। एक देश का जो जनसंख्या का जो संगठन का अध्ययन करने के लिए जो है एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तो ये है जनसंख्या का पिरामिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेखा दर्शाती है यहाँ पे व्यक्ति की उम्र को सॉरी। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती है उनके ये तो व्यक्ति की उम्र हो गई, और ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो व्यक्ति के जो उम्र 0 से 4 वर्ष की जो उम्र के व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हैं, पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। धीरे धीरे ये उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की मृत्यु होती जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो अगर यहाँ पे देखें तो 75 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जन्म दर तो काफ़ी तेज़ है, परंतु यह मृत्यु दर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे भारत देश का जनसंख्या पिरामिड है, जिस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या आप देख सकते हैं। तो बच्चों की संख्या निचले भागों में दिखाई गई, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर का जो है ऊपर का आकार वृद्धों की स्थिति दर्शाता है। किसी भी देश की जो मृत्यु दर और जन्म दर ऊंचे होने पे आधार चौड़ा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आधार है इसका काफ़ी चौड़ा है, यानी कि जन्म दर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ पे दर्शा रहा है कि ज़्यादा उम्र में जाने पे व्यक्ति की संख्या कम होते जा रही है धीरे धीरे। तो ये हमें जनसंख्या पिरामिड के द्वारा पता चलती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।